हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। ये भी पार्ट है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, प्रॉपर एक एक चीज़ पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स JSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको आप भेज सकते हो वीडियो को। एंड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट क्या है, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में कितने आर्टिकल्स में लिखा है एंड क्या क्या लिखा है, तो हम प्रॉपर उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे विद आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 52 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट जरूर होने चाहिए। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। देन आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि जो भी एग्जीक्यूशन पावर होगी, मतलब कोई भी लॉ बनेगा तो उस लॉ को जो पास कराएगा तो वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पावर ऑफ नेशन कम्स अंडर प्रेसिडेंट, ये कहता है आर्टिकल 53। देन आता है आर्टिकल 54। तो इसमें आर्टिकल 54 में लिखा है कि जो मेंबर्स राज्यसभा और लोकसभा के होंगे वही हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वही चूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 54 कहता है द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 55। तो आर्टिकल 55 में कि जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो वो कैसे इलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप अपने, जैसे हम अपने PM को चूज़ करते हैं, राइट, या CM को चूज़ करते हैं, तो हम इलेक्शंस में जाते हैं, अपना वोट डालते हैं, है ना। हम मशीन्स के ऊपर वो सिंबल्स बने हुए थे, हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड एक पर्सन एक ही कर सकता है, काइंड ऑफ बैलेट फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, इनको राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स कैसे चूज़ करते हैं, तो ये लिखा आर्टिकल नंबर 55। तो आर्टिकल 55 में ये कहते हैं कि एक सिस्टम होता है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसमें प्रेसिडेंट को वोट दिया जाता है, ठीक है, और सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है और इसको एक सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। एंड इसी की वजह से पॉसिबल होता है कि हम प्रेसिडेंट को कौन बनेगा ये चूज़ कर पाते हैं। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम को मैं प्रॉपर अलग से वीडियो में बताऊंगी कि कैसे चूज़ करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स। एंड साथ ही में इस वोटिंग सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है एंड कौन कौन नहीं करता ये भी पढ़ेंगे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी वोट नहीं करते इसमें। ठीक है, फिर आते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs, और फिर आते हैं MPs यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, लेकिन इनमें से 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं एंड 12 ऐसे पर्सन होते हैं, यानी कि 12 ऐसे लोग होते हैं जो कि राज्यसभा से होते हैं। ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बने हुए होते हैं उन्होंने खुद इनको इलेक्ट किया हुआ होता है, नॉमिनेट किया हुआ होता है। अगर हम इन लोगों को भी कहेंगे कि तुम वोटिंग करो तो ये डेफिनेटली प्रेसिडेंट के हक में ही करेंगे, इम्पार्शियल होकर करेंगे, सॉरी पार्शियली ये बिहेव करेंगे, बिकॉज ये लोग ये सोचेंगे कि इन्होंने हमें इलेक्ट किया तो हमें भी इनको कुछ फ़ायदा देना चाहिए। तो हम, ताकि ऐसा कुछ नहीं हो कि पार्शियली कोई भी प्रेसिडेंट बन गया अपने हित में देखते हुए, इस वजह से हम 12 मेंबर राज्यसभा और 2 मेंबर लोकसभा इनसे वोट नहीं करवाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट इन्हें खुद चूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि वोट वैल्यू क्या है MP की और MLA की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि यही ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं यानी कि इलेक्ट करते हैं। तो जो MLA की वोट वैल्यू होती है वो होती है कि एक पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की, और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं यानी कि MLAs हैं टोटल, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/1000 से। तो ये स्टेट वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी को देख लो, तो यूपी की लार्जेस्ट स्टेट है यूपी हमारी, तो उसमें MLAs मान लो 5 नहीं, उसमें MLAs मान लो कि तुम्हारे पास 76 हैं और टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की है मान लो 10,000 या 20,000 ऐसे करके, मैं जस्ट अजम्पशन बोली, मैं कोई करेक्ट वगैरह नहीं बता रही। तो अगर तुम 20,000 बाय 76 इंटू 1/1000 करते हो यानी कि 20,000 हो गए आपकी यूपी की पॉपुलेशन, एंड आपके जो MLAs हो गए वहाँ पे 76 हो गए। तो 20,000 डिवाइड बाय 76 इंटू 1/1000 करोगे तो उससे आपको एक MLA के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ऐसे हम MP की बात करें यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की बात करें, तो इसमें जितने भी वैल्यूज़ होती है MLA के वोट की सभी स्टेट के, ठीक है, यानी कि सभी स्टेट के मिला के जितने भी वोट वैल्यूज़ बनी MLAs की, उनको डिवाइड किया जाता है जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके वोट को मतलब उनके नंबर्स को ऐड ऑन करके डिवाइड किया जाता है। मतलब जितने भी पूरे हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, और जितने भी स्टेट्स के MLAs की वोट वैल्यू है उनको ऐड किया जाएगा, और फिर उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे MP की वोट वैल्यू निकल आएगी। तो इस अकॉर्डिंग इसी तरह से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल तक काम करेंगे, मतलब जो उनका टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स, मतलब एवरी 5 ईयर्स में दोबारा से इलेक्शन जरूर होंगे। देन आता है आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 कहता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है
वो जो प्रेसिडेंट एक बार बन चुका है इंडिया के अंदर, वो कितने भी बार अपने आप को चूज़ कराने के लिए खड़ा हो सकता है चुनाव में कि मैं अभी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में ये है कि एक पर्सन अगर 2 बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो वो फिर कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसी वजह से ही लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में है कि कितनी भी बार खड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है प्रेसिडेंट, तो वो चाहे तो नेक्स्ट बार मतलब नेक्स्ट टर्न में भी वो खड़े हो सकते हैं, और अगर वो फिर भी इलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद अगेन वो खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि तुम अगर 2 बार बन चुके हो तो तुम फिर आगे नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो। ऐसा इंडिया के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 57 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 58। तो आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट में इलेक्ट होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सब लिखे हुए हैं। तो क्वालिफिकेशंस है कि जो प्रेसिडेंट बनने के लिए मेंबर खड़ा होगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कम से कम उसकी एज 36 ईयर्स होनी चाहिए, उसकी उम्र 36 साल तक तो होनी ही होनी चाहिए, मिनिमम एज है, शुड बी एटलीस्ट ऑफ 36 ईयर्स। एंड उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी में। मतलब वो पर्सन कोई भी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, उसके अंडर कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए पूरी कंट्री में, या कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो उस पर्सन के पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कहीं और से भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन है या वैसे है तो वो खड़ा हो सकता है। अगर उसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है या वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी प्रॉफिट सोर्स ऑफ ऑफिस नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ से उसको प्रॉफिट होगा। मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। एंड वो पर्सन जो खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो लोकसभा इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। देन आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा उसकी कंडीशंस कैसी होगी, मतलब उसमें एसी लगा हुआ होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, बुक्स कौन सी रहनी चाहिए, टेबल कैसी है। तो इसमें कंडीशंस ये सब रहती है प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में अंडर आर्टिकल 59। देन आता है हमारा आर्टिकल नंबर 60। तो आर्टिकल 60 में जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जब प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम पे वो जो भी मतलब ओथ्स लेते हैं, अफर्मेशंस लेते हैं, वो सब है। तो ओथ का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है, या फिर मतलब मैं भगवान को साक्षी मानकर, तो वो ऐसे मतलब या फिर गीता पे हाथ रखकर वो लोग कसम खाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे अपनी जॉब्स को या ड्यूटीज़ को फुलफिल करूंगा। एंड अफर्मेशंस का मतलब है जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग ये नहीं मानते कि भगवान वगैरह है, वो अपने आप से कि मैं स्वयं को साक्षी मानकर या मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानकर ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटीज एंड ये सब फुलफिल करूँगा। तो अफर्मेशंस में ये चीज़ आती है। तो ये जो ओथ्स एंड अफर्मेशंस हैं ये एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब किन के आगे ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे, या फिर अगर जब ये ओथ और अफर्मेशंस ली जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस टाइम पे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल रहते हैं कि उनके आगे अब प्रेसिडेंट अपनी ऑथ्स और अफर्मेशंस को लेंगे। और जब ऑथ्स और अफर्मेशन वो ले लेते हैं, यानी कि वो कसम खा लेते हैं या गीता को साक्षी मानकर या स्वयं को साक्षी मानकर कि हाँ वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे, तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर सकते हैं। बिना शपथ लिए वो लोग एंटर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60। देन आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट लिखी है प्रेसिडेंट की, मतलब मान लो प्रेसिडेंट कुछ भी गलत करता है तो हम उनको कैसे हटा सकते हैं, 5 साल से पहले हम प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, तो वो चीज़ लिखी है आर्टिकल 61 में। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि इफ प्रेसिडेंट डिड नॉट फॉलो पार्लियामेंट देन देयर आर 110 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा टू स्पीक अगेंस्ट प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं या वो कुछ गलत कर रहे हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में से कम 1/10 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं कि भाई तूने ये चीज़ गलत की है या तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो चीज़ ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद जब वो लोग ऐसे बोल देंगे तो जो इम्पीचमेंट लेटर होता है तो ये प्रेसिडेंट को 14 दिन के अंदर अंदर यानी कि 14 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट प्रेजेंस के थ्रू या तो वो खुद जाके अपने आप को बताएंगे, अपने आप को मतलब एक होता है ना बचाव करेंगे कि मैंने ये चीज़ इस वजह से किया है, या फिर वो इनडायरेक्टली बताएंगे, या फिर वो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि वो लोकसभा के स्पीकर को एक लेटर लिख सकते हैं कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरी जगह पे ये चीज़ मेरे लिए मतलब बता देना कि मैंने लेटर में ये सब लिखा है एंड मैंने इस वजह से ये चीज़ें की थी। तो इम्पीचमेंट लेटर जो होता है ये 14 डेज़ के अंदर प्रेसिडेंट को साइन करना होता है। एंड उस इम्पीचमेंट लेटर से पहले जो शिकायतें होती है राज्यसभा और लोकसभा के 1/10 मेंबर्स प्रेसिडेंट को बता देते हैं थ्रू लेटर या थ्रू डायरेक्टली भी वो बता सकते हैं। देन आता है आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि जस्ट इन केस अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको फिल किया जाए। एंड इस पोस्ट को फिल करते हैं वाइस प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे अगर उनकी डेथ हो जाती है, और लेकिन फिर 6 महीने बाद कोई ना कोई प्रेसिडेंट ज़रूर बन जाना चाहिए। ये कंफर्म लिखा हुआ है आर्टिकल 62। इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट को चूज़ करने में।
अब ये जो हमारी प्रेसिडेंट पोस्ट है, तो इसमें एक ये भी आता है कि आप कब खड़े हो सकते हो इलेक्शन में। आप तभी खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, अ पर्सन कैन ओनली फाइट फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट जब व्हेन 50 अनाउंसेस एंड 50 सपोर्टर्स फ्रॉम पार्लियामेंट आर विद दैट पर्सन। मतलब कि जब 50 सपोर्टर आपके साथ खड़े हो और 50 अनाउंसर जिन्होंने बोला है कि हाँ ये बन जाने चाहिए, ठीक है, जब ऐसे कम से कम टोटल 100 लोग खड़े होंगे ना राज्यसभा और लोकसभा से, तब आप खड़े हो सकते हो। ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई भी प्रेसिडेंट। तुम्हारे पास सपोर्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास एक होना चाहिए जो तुम पे विश्वास रखे कि हाँ अनाउंसर्स होने चाहिए 50 एंड 50 सपोर्टर्स होने चाहिए पार्लियामेंट से, सो ताकि तुम प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो ये बताने के लिए। और प्रेसिडेंट को कम से कम 50% प्लस एक वोट चाहिए होता है ताकि वो प्रेसिडेंट प्रॉपर बन सके, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए भी तो बहुत सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। अब उनमें से एक सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। सो होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।